क्या क्या आप लोगों को क्या आप लोगों को मालूम है कि हमारी बॉडी में स्टमक में जो HCl बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, वो किस तरह से होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी सिक्रीशन किस तरह होती है, किस तरह हमारी ये डाइजेशन में ये हेल्प कर देता है, और इसकी सिक्रीशन किस तरह से होती है, और ये पेप्टिक अल्सर किस वजह से काज कर देता है? हमारी बॉडी में पेप्टिक अल्सर जो कि स्टमक डिसऑर्डर है और भी रिलेटेड डिसऑर्डर है, स्टमक रिलेटेड जो अक्सर बंदों को स्टमक प्रॉब्लम होता है, तो ये क्यों होता है और ये सब की सिक्रीशन किस तरह से होती है, आज हम लोग जानेंगे। हम लोग बात करेंगे पेराइटल सेल के बारे में, जिसमें जो कि एसिड की सिक्रीशन करवाता है। पेराइटल सेल डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे कि एसिड की सिक्रीशन किस तरह होती है स्टमक में। तो पेराइटल सेल सिक्रीशन ऑफ HCl जो कि HCl की सिक्रीशन करवाता है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये स्टमक का एक, ये पेराइटल सेल बेसिकली लोकेटेड है इन स्टमक में। ये स्टमक की एक लाइन है जो कि मैंने बनाई है, ये स्टमक लाइन है, और ये उसके ऊपर एक बैरियर है। यहाँ से मैंने एक सेल लिया है, यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। ये एक सेल है पेराइटल सेल जो कि एसिड की सिक्रीशन करवाता है। तो बेसिकली स्टमक में वाटर भी प्रेजेंट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। तो ये पेराइटल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O ये दोनों रिएक्ट कर देते हैं, और ये H2CO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोनेट में कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फर्दर ये फिर H पॉजिटिव और HCO3 बायोकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनसे फिर HCO3 बायोकार्बोनेट एंड H पॉजिटिव प्रोटॉन की इमिशन हो जाती है। एक प्रोटॉन को ये रिमूव कर देता है, क्योंकि इसको अपनी वैलेंसी भी मुकम्मल करनी होती है। तो यहाँ पर बायोकार्बोनेट बन जाता है, और ये बायोकार्बोनेट डायरेक्टली ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में चला जाता है बायोकार्बोनेट, और यहाँ पर एक H पॉजिटिव बन जाता है। ये एक सिंपल रिएक्शन है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर देते हैं, H2CO3 बना देते हैं, और फिर यहाँ पर बायोकार्बोनेट की प्रोडक्शन हो जाती है और एक प्रोटॉन की प्रोडक्शन हो जाती है। तो फिर ये प्रोटॉन यहाँ पर जो कि एटीपीएस जो पंप है, प्रोटॉन पंप है, तो ये एक्टिव हो जाता है, और यहाँ पर एक पोटाशियम अंदर जाता है, तो इसके बदले में एक प्रोटॉन हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो एक प्रोटॉन अंदर आता है, एक हाइड्रोजन बाहर जाता है। तो ये हाइड्रोजन जब बाहर जाता है, तो यहाँ पर एक पोर होता है जो ब्लड से डायरेक्टली, यहाँ पर ब्लड में Cl क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं, और वो डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं, स्टमक के इस साइड पर आ जाते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं, और ये स्टमक के ल्यूमन में आ जाते हैं। ल्यूमन में ये जो स्टमक है, तो यहाँ पर ह्यूमन में आ जाता है। तो ये Cl डायरेक्टली ह्यूमन में आ जाता है, और यहाँ प्रोटॉन पंप की वजह से एक प्रोटॉन भी निकल आते हैं, तो ये दोनों रिएक्ट कर देते हैं और HCl की प्रोडक्शन हो जाती है। तो ये तो एक सिंपल मैकेनिज्म था। अब इसमें मुख्तलिफ से और भी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसमें एसिटाइल कोलिन है, जिसमें गेस्टीन रिसेप्टर्स है, मुख्तलिफ रिसेप्टर है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, गेस्टीन रिसेप्टर्स है, और H2 रिसेप्टर्स है। तो इस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइल कोलिन बाइंड हो जाता है। जब यहाँ पर एसिटाइल कोलिन बाइंड हो जाता है, तो और ये एसिटाइल कोलिन क्यों कब बाइंड हो जाता है? जब आप लोग कई खाने पीने की बात कर रहे होते हैं कि भाई जब हम वहां पर गए थे तो हमने बिरयानी खाई थी, यार उस बंदे ने तो कितनी अच्छी बिरयानी बनाई थी, हमने कितना आला प्रोग्राम किया था। तो जब यहाँ ये सारी चीजें, ये सारी बातें हम लोग हमारे दिमाग में चलती है, तो वहां पर यहाँ पर ब्लड में एसिटाइल कोलिन यहाँ पर बाइंड हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है, और इस रिसेप्टर के ऊपर M3 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाता है। जब ये यहाँ पर बाइंड हो जाता है, तो यहाँ पर कैल्शियम जो है वो बॉडी की तरफ वो एक्सपेल हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। जब ये पॉजिटिव बाहर जाता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा से ज्यादा निकलना शुरू कर देते हैं। तो और यहाँ पर गेस्ट्रीन रिसेप्टर भी बाइंड हो जाता है, और गेस्ट्रीन भी कैल्शियम को बाहर कर देते हैं, जिसकी वजह से एटीपीएस जो प्रोटॉन पंप है, इसकी इमिशन ज्यादा हो जाती है, तो इसकी वो स्पीड अप हो जाती है। यहाँ पर हिस्टामिन है जो कि ECAL सेल से और बॉडी से, ये दोनों यहाँ से ये हिस्टामिन आ जाता है और H2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाता है, और ये भी, और ये यहाँ पर CMP को एक्टिव कर देता है, CMP
CAMP को एक्टिव कर देता है और ये भी इस तरह से कैल्शियम को बाहर कर देता है और यहाँ पर जो प्रोटॉन पंप है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और ये जी सेल है जो कि गॉबलेट सेल है, ये गेस्ट्रिन की प्रोडक्शन करवा देता है और गेस्ट्रिन पर ECL की सिंथेसिस करवा देता है और ECL पर हिस्टामिन रिलीज करवा देता है और वो H2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाता है और इस तरह से HCl की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। जब HCl की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है तो ये यहाँ पर जब सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है तो ये HCl जब ज्यादा बनने लगते हैं HCl तो ये यहाँ पर आकर इस स्टमक के लाइन के ऊपर इफेक्ट कर देते हैं। इस यहाँ पर एक दाग बन जाता है, यहाँ पर ये जगह रप्चर हो जाती है, स्टमक की मुख्तलिफ जगह रप्चर हो जाती है, ये रप्चर होगा ये तो यहाँ एक ओपन सोर बन जाता है जिसे हम अल्सर कहते हैं। तो यहाँ पर अल्सर बन जाता है और इसमें एक है प्रोस्टाग्लैंडिन जो क्या करता है ये म्यूकस की सिक्रीशन करवाता है और बायोकार्बोनेट की सिक्रीशन करवाता है। इस स्टमक में दो किस्म के सिस्टम है, एक है एग्रेसिव और एक है डिफेंसिव सिस्टम। एग्रेसिव सिस्टम में HCl है, पेप्सिन है, H पाइलोरी, एनसेड वगैरह जो हम मेडिकेशन ले लेते हैं, पेन किलर जो हम यूज करते हैं जिसमें ब्रोपिन है और इस तरह से ज्यादा मेडिकेशन यूज करने से क्या हो जाता है तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसकी वजह से जो यहाँ पर जो हमारे जो हेल्पफुल सब्सटेंसेस है तो उसकी सिक्रीशन रुक जाती है जिसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर की चांसेस ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। और पेप्सिन जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसकी बढ़ने की वजह से भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है और यहाँ पर H पाइलोरी इन्फेक्शन जो कि हेलिकोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से भी कंटेमिनेटेड फूड या वाटर जब हम ड्रिंक करते हैं इसकी वजह से वो हमारी बॉडी में चले जाता है, स्टमक में चला जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। और डिफेंसिव सिस्टम में मैंने आपको प्रोस्टाग्लैंडिन बता दिया क्योंकि डिफेंसिव सिस्टम में म्यूकस बैरियर है और बायोकार्बोनेट एंड ग्लूकोज ब्लड फ्लो। बायोकार्बोनेट यहाँ पर बन भी रहा था बायोकार्बोनेट और वो डायरेक्ट ब्लड में मिल रहा था और ये ब्लड की pH को कम करवा रहा था जिसकी वजह से पेप्सिन की जो डाइजेशन थी जो कि एग्रेसिव फैक्टर था उसकी इफेक्ट थोड़ी सी कम हो जाती है जिसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर की कम होने की ज्यादा चांसेस होते हैं और ये डिफेंसिव सिस्टम हो गया बायोकार्बोनेट। सो और इसमें 3 मेजर सब्सटेंसेस सीक्रेट HCl, इसमें 3 मेजर सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि HCl की सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। इसमें नंबर 1 है हिस्टामिन। तो हिस्टामिन क्या करता है ये रिलीज फ्रॉम ई सेल से ये रिलीज इसकी रिलीज होती है एक्ट ऑन H2 डायरेक्टली H2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाता है H2 रिसेप्टर और क्या करवा देता है तो यहाँ पर CMP को बढ़ा देता है और CMP यहाँ पर कैल्शियम ज्यादा एक्सपेल होते हैं और प्रोटॉन पंप बेसिकली प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है हिस्टामिन। तो इसकी वजह से HCl ज्यादा बनेगा, तो HCl जब ज्यादा बनेगा तो कैंसर होने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस होती है। और इसमें एसिटाइल कोलिन है और ये एसिटाइल कोलिन है जो कि M3 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होते हैं तो यहाँ पर बाइंड हो जाती है तो ये भी कैल्शियम को बाहर कर देता है, प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। गेस्ट्रिन भी है जो कि वो भी वो डायरेक्टली भी एक्ट कर देता है और सिक्रीशन करवा देता है और डायरेक्ट इनडायरेक्टली हिस्टामिन के ऊपर बाइंड होता है और वो भी इस तरह से CMP को बढ़ाना, कैल्शियम और प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी को बढ़ाना जिसकी वजह से CMP की ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है और जो स्टमक कीड़ा है उसकी रप्चर होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब हम मुख्तलिफ मेडिकेशन यूज करते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर जिसमें ओमेप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और डायरेक्टली आकर यहाँ पर बाइंड हो जाता है, इसको इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से फर्दर HCl की सिक्रीशन तो कम हो जाती है या रुक जाती है कुछ अरसे के लिए जिसकी वजह से जो पेप्टिक अल्सर था वो ट्रीट हो जाता है। और एक मेडिसिन और भी आती है पेमोट्रेडिन के नाम से जो कि स्टमक के लिए यूज होती है तो वो क्या कर देती है तो वो इस हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है, हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, एंटागोनिस्ट एक्ट कर देती है जिसकी वजह से भी ज्यादा HCl बनना कम हो जाता है, HCl बनने की जो प्रोसेस थी वो स्लो हो जाती है जिसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर ट्रीट हो जाता है। गेस्ट्रिक एसिड जो ज्यादा गेस्ट्रिक एसिड था HCl थी उसकी अमाउंट कम हो जाती है। सो दैट इज आवर टुडे लेक्चर पैराइटल सेल। इंशाल्लाह अब हम लोग इन एक वीडियो में बात करेंगे एक मेडिसिन ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एसोमेप्राजोल इसमें डिफरेंस क्या है और ऑल मेडिसिन से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल के साथ जानेंगे, इसकी हम एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट और सारी चीजों के बारे में हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।